प्यारे साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर अपने जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम से इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाओ, तो आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केस लिए हैं जिनको आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी इस केस के माध्यम से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जैसे ये लागू हुआ तो उसमें कुछ प्रोविज़न कर दिए गए कि ताकि आने वाले समय में कोई भी कानून अगर समय में बनाना पड़े या फिर किसी भी कानून के अंदर जो बना हुआ है उसमें संशोधन करना पड़े तो वो आसानी से किया जा सके। तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 के अंदर, ठीक है, अनुच्छेद 368 में एक ऐसा ही प्रोविजन किया जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई कि पार्लियामेंट को किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, यानी संशोधित कर सकती है, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो लाइन है ये एट प्रेजेंट लागू होती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बट विदाउट इफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अगर नहीं, इसको टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इसको कोई भी हानि न पहुंचाए, वो किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। ये जो पावर दी गई है आर्टिकल 368 में दी हुई है, अनुच्छेद 368 के अंदर ये बात कही गई है। यानी स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आर्टिकल 368 में जो संविधान में क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट को संशोधन करने की अनुमति दी हुई है। इसी से संबंधित एक उल्टा इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एक अनुच्छेद और है जो आपको याद रखना है, आर्टिकल 313, ठीक है, अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि कोई भी कानून जो आपके मौलिक अधिकारों का क्या करे, हनन करे, कमजोर करे या फिर उनको टच करे, तो वो कानून क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 13 ये बात करता है, ठीक है। यानी इस आर्टिकल मौलिक अधिकारों को अपमानित करने वाला कोई भी कानून, वो कानून चाहे कैसा भी वो क्या होता है, हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा या नगण्य प्रभाव हो जाएगा, शून्य प्रभाव हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है स्पष्ट शब्दों में। अगर मैं आर्टिकल 13 को डीपली लेकर चलना चाहूँ तो आप इसमें आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लोज ये क्या कहता है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताता है। अब ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है इसके बारे में अपने जानेंगे। 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी कानून बना हुआ था, ठीक है, जो कोई भी रिवाज हो, जो आर्टिकल आपके जो फंडामेंटल राइट है चैप्टर 3 के अंदर दिए हुए हैं, यानी भाग 3 में दिए हुए हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए हुए हैं, अगर इनको क्या कर सकता है, इनको अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो वो 26 जनवरी 1950 के बाद में क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, यानी अमान्य हो जाएंगे। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताता है आर्टिकल 13 एक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। यानी पहले से जो बने हुए नियम है या कोई रीति रिवाज है या कोई कैसा भी कानून बना है जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना है, वो अब क्या करता है कि आपके फंडामेंटल राइट को अगर क्षति पहुंचाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 13 का क्लोज फर्स्ट कहता है। अगर मैं 13(2) के बारे में बात करूँ, आर्टिकल 13(2) के अंदर, ठीक है, क्लोज 2 के अंदर, तो ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, यानी राज्य जो होगा वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करे, उल्लंघन करे, उनका हनन करे या एक्सप्लॉयटेशन करे उनका। तो ये जो की गई है बात, ये आर्टिकल 13(2) के अंदर कहती है। अब मैं बार बार ये फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का नाम लेता हूँ। ये क्या है, तो बेसिकली ये भाग 3 में दिए हुए हैं, 12 से लेकर 35 तक हमें ये कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं जिनके अंदर अपने क्या दिया है, अधिकार दिए हैं, जिसे हमारे ये बेसिक है, ये तो किसी भी देश के नागरिक को होने ही होने चाहिए, स्टेट इसको लागू करता है, ठीक है। तो ये बात करता है फंडामेंटल राइट की, ठीक है। तो आपको याद रखना है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंडर आर्टिकल 13(2) क्लोज के अंदर। अब नेक्स्ट बात करूँ तो 13(3) की, ठीक है, क्लोज 3 की, अनुच्छेद 13 का क्लोज 3 है। ये क्या करता है, डिफाइन करता है लॉ को, यानी कानून है क्या, ये इसकी परिभाषा देता है आर्टिकल 13 का क्लोज 3। अब इसमें क्या कहा गया कि लॉ की परिभाषा दी गई है, दैट वट एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म ऑफ लॉ, ठीक है, यानी इसके अनुसार क्या होगा लॉ। तो ये बताता है कि लॉ ऑर्डिनेंस होता है, बाय लॉ हो सकता है, या रेगुलेशन हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकता है, या कस्टम यूजेस एंड ऑर्डर हो सकता है। ये इसमें परिभाषा दी गई है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है आर्टिकल 3 जो 13 का क्लोज 3 है इसको, ठीक है। इंक्लूडिंग लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर, इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भी बनाएगी, ये बात की गई है लॉ की, बात की यहाँ पर लॉ की परिभाषा दी हुई है। ये सारे क्या बताता है, ये लॉ के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है, ठीक है, आर्टिकल 13 में। अब मैं बात करूं इन दोनों के बीच में, तो एक तरफ तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी कानून को, किसी भी अनुच्छेद को चेंज कर सकती है, और दूसरी तरफ आर्टिकल 13 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये 13 जो कहता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई भी टच नहीं कर सकता, उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकता। ऐसे में इन दोनों के बीच में, यानी जुडिशरी और क्या हो जाता है, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्शन पे हो जाता है, विवाद पे जाता है। तो इसी विवाद को आज अपने समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है, आर्टिकल 31 के तहत, ठीक है, हमें ये एक फंडामेंटल राइट मिला था, ठीक है। अब जब ये फंडामेंटल राइट मिला तो उस टाइम तो हमें ये दे दिया गया एज ए फंडामेंटल राइट। वर्तमान में ये राइट, ये जो आर्टिकल है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें क्या हुआ था कि
उस टाइम हमें ये आर्टिकल एज ए फंडामेंटल राइट था, यानी मौलिक अधिकार था। अब सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए भूमि चाहिए, ठीक है, जमीन चाहिए या लैंड चाहिए। तो जब ये भूमि चाहिए तो लोगों के पास सरकार को भूमि लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे में लोगों ने क्या कर दिया, अगर भूमि ले प्राइवेट सेक्टर की, तो ऐसे में लोगों ने सरकार का विरोध किया। तो सरकार को इस आर्टिकल 31 को हटाना था। इस आर्टिकल 31 को हटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने पहले जो पार्लियामेंट थी उसको पता था कि लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपोज करेंगे, यानी इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो इसे पहले क्या कर दिया इन्होंने, एक पहले संविधान संशोधन किया जिसका नाम था लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951 में, ठीक है, जो भूमि सुधार अधिनियम 1901 लेकर आई। इसमें क्या कर दिया गया, एक प्रथम संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसमें हुआ क्या कि एक नवी अनुसूची जोड़ी गई। अब नवी अनुसूची में दो चीजें जोड़ दी गई, नवी अनुसूची लाया गया और दो चीजें में बदलाव किया गया। एक तो आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। इसमें क्या गया, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात की गई। और दूसरा 31 जो बी था उसमें क्या गया कि नवी अनुसूची में जो भी कानून होगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये 31B के अंदर दिया गया, ठीक है। ये था लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था उसको क्या करता है, ये इसका क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। तो इसी चीज को अपोज करने के लिए सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद जो केस था ये आया, लिख रहा है, यानी शंकरी प्रसाद एक बिहार का जागीरदार हुआ करता था, उस टाइम में जागीरदारी सिस्टम चलता था। तो इसने अपोज किया गया, ठीक है, इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। फिर कोर्ट में इनको हैबियस कॉर्पस के अंडर में क्या कर दिया, लेकर आया गया। तो इस चीज को अपोज किया गया। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा, ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा गया कि आपका फंडामेंटल राइट तो है प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आपके पास फंडामेंटल राइट है, बट आपका जो आप इसको अंडर आर्टिकल 368 नहीं ले सकते। यानी इसमें स्पष्टली मैं कहना चाहूँ इस केस के अंदर क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आप जिस आर्टिकल 13 की बात करते हो, 13(3) में जो लॉ की परिभाषा की गई है, यानी संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 है वो उसके अंदर नहीं आता। यानी आर्टिकल 13 के अंदर ये जो वर्ड है आपका लॉ, ये कहीं पर भी डिफाइन, ये जो संविधान संशोधन इसमें नहीं लिखा गया है। यानी संविधान संशोधन को क्या नहीं माना है इन्होंने, विधि नहीं माना, यानी लॉ नहीं माना। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और इसका बहुत ज़्यादा निंदा भी की गई आने वाले उस टाइम में, ठीक है। लेकिन ये जो केस था ये पार्लियामेंट के फेवर में गया, ठीक है। और इसी केस को आगे दोहराया गया सज्जन सिंह केस के अंदर, ठीक है। इसी चीज़ को आगे लिख रहा है दोबारा 1956 के अंदर, कौन लिख रहा है, सज्जन सिंह, ठीक है। सज्जन सिंह के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की कि आप जिस लॉ के बारे में बात करते हो, ठीक है, यानी विधि के बारे में बात करते हो, वो संविधान संशोधन विधि नहीं है, ठीक है। ये बात की गई सज्जन सिंह के केस में। और सज्जन सिंह के केस में जो 5 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी उस टाइम में, ठीक है, और 3-2 से इन्होंने ये फैसला सुनाया था, यानी आप संविधान संशोधन को विधि नहीं मान सकते, ठीक है। ये बात इस सज्जन सिंह केस के अंदर कही गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आया केस गोलकनाथ केस, ठीक है। अब ये गोलकनाथ केस जो था 1967 के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि गोलकनाथ केसेस के अंदर क्या कहा गया कि संविधान संशोधन है उसको विधि माना जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जो संविधान संशोधन है वो विधि होगी, ठीक है। आर्टिकल 13 के अंदर जो मेंशन है वो है, ठीक है, इस विधि को मेंशन किया गया, ठीक है। और जो आप पार्लियामेंट जो है वो भाग 3 को टच नहीं कर सकती, ये बात कही गई थी गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। उनको खत्म नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 13 के जो फंडामेंटल राइट दिए हैं उनको कमजोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात कही गई थी गोलकनाथ केस के अंदर, ठीक है। और न ही इनके अंदर बदलाव किया जा सकता, ये बात भी यहाँ पर की थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आर्टिकल डज नॉट गिव एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी ये जो है ये पावर नहीं देता है, एब्सोल्यूट पावर नहीं देता वो बनाने इनको चेंज करने के लिए। तो ये बात की गई गोलकनाथ केस के अंदर, ठीक है। अब इसी डिसीजन को चेंज करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लेकर आई, यानी 24वां संविधान संशोधन लेकर आई, ठीक है। इसी गोलकनाथ के स्टेटमेंट को बदलने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अनुच्छेद 13 में 4 में और 13 अनुच्छेद 368 में बदलाव किया और इसमें लिखा कि अनुच्छेद 13 में की कोई भी बात होती है वो अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होती। ये बात इन्होंने बोल दी 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर आया केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती ने बेसिकली इसमें क्या कहा कि ये जो 24वां जो अमेंडमेंट है ये लीगल है, ये इसने बात की, ठीक है। अब 24वें को अमेंडमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, ये लीगल बता दिया, ठीक है। और एक इन्होंने बात की कि आप किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में क्या किया जा सकता है, आप चेंज कर सकते हो, बट ये स्पेशली इन्होंने वर्ड लिया है कि आप किसी भी भाग में चेंज कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता, ये केशवानंद भारती ने बोला था, ठीक है। और तो अब आपके दिमाग में आएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये कहीं पर भी नहीं डिफाइन किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा, बट अपेक्स कोर्ट डिड नॉट एनी क्लियर डेफिनेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी अपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, ये कहीं पर भी इसको परिभाषित नहीं किया केशवानंद भारती के अंदर। केशवानंद भारती का जो मेनली स्टेटमेंट था वो ये था कि आप कहीं भी संविधान के संशोधन किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, बट आप उसकी बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत इकाई है उसको कहीं भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। ये बात कही केशवानंद भारती के अंदर। अब मैं फिर इसी को स्टेटमेंट को बदलने के लिए
42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 के अंदर, ठीक है। ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर क्या हुआ कि एक तो अनुच्छेद 368 का जो 4 पार्ट है और 368 का जो 5 पार्ट है, इन दोनों के अंदर बदलाव किया गया। इनमें क्या गया, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 368 के 4 पॉइंट जो है क्लोज पूरा इसमें कहा गया। और 368 के जो 5 नंबर क्लोज है उसमें क्या गया, संविधान संशोधन को सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी इसकी लिमिट नहीं की जा सकती, ये बात की गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दी गई। अब इसी चीज़ को अपोज करने के लिए क्या किया गया, आया था एक केस जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जो 42वां संविधान संशोधन में जो 368 में जो बदलाव किए गए थे, इनको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। और इसमें एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया कि न्यायिक पुनर्लोकन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। ये बात कही गई मिनर्वा मिल्स के अंदर। यानी कोई भी कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को, यानी कोर्ट को अधिकार है कि वो उस पर क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 137 आप जानते हो जो कोर्ट के पास होता है, तो इसके तहत वो क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू करेगी, ठीक है। ये बात कही थी मिनर्वा मिल्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक फीचर या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको मैं बता दूं कि कहीं पर भी संविधान के अंदर ये वर्ड नहीं यूज किया हुआ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब तो ये कहाँ पर किया गया, तो ये कोर्ट बताएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो ये टाइम टू टाइम कोर्ट बताएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो मैं बता देता हूँ एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो 368 के अंदर अमेंड करने की पावर दी गई है, ठीक है, पार्लियामेंट को, तो वो अगर करेगी, ठीक है, अमेंड करेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ होगा वो कोर्ट बताएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपने इसको गलत कर दिया, तो उस टाइम टू टाइम वो बताएगी। तो मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सोवरिन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, यानी जो भारत की राजनीति है उसमें संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था है, उसको क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और सेक्युलर जो है, ये सेक्युलरिज्म है, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। और सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो जुडिशरी की जो पावर है ये किसी के अंडर यानी इंडिपेंडेंट है, ये सेपरेट है, इसके बारे में भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, ठीक है। फेडरल जो है अपना संघात्मक व्यवस्था है, उसको भी इसके अंदर आता है। यूनिटी इंटीग्रिटी होता है, वो भी इसी के अंदर आता है। वेलफेयर स्टेट जो आपका अंडर आर्टिकल 368 के 138 के अंदर आता है, ठीक है, सॉरी भी 38 में जो आता है वेलफेयर स्टेट, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और भी कुछ दिया है, जैसे जुडिशियल रिव्यू है जो आर्टिकल 137 के अंदर आता है आपका, ठीक है। फ्रीडम एंड डिग्निटी विद इंडिविजुअल की जो बात की गई है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ हो गया, ये प्रिंसिपल इक्वलिटी हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस हो गया। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आपको इनमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये कोर्ट टाइम टू टाइम इसको बताता रहेगा, ठीक है। केशवानंद भारती में भी बताया था इन्होंने, ठीक है, अलग अलग मिनर्वा मिल्स केस में भी बताया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनली मैं आपको 368 के बारे में पूरा बता देता हूँ। 368 में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो 368(2), 368 का क्लोज 1 और 3, और 368 का क्लोज 4 और 5। जो 368 का जो क्लोज 2 है, ठीक है, ये बताता है कि कैसे संविधान संशोधन किया जाएगा, यानी प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। ये आर्टिकल 368 का पार्ट 2 बताता है, जबकि आर्टिकल का 368 और क्लोज 1 और क्लोज 3 जो है ये 24वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। और आर्टिकल 368 का जो क्लोज 4 और क्लोज 5 है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ दिए गए। और मिनर्वा मिल्स जो केस आया था उसमें इनको क्या कर दिया, इनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, यानी ये अब एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये जो हटा दिए गए हैं, तो ये आपको 368 4 और 305 है वो क्या कर दिए गए, अब हटा दिए गए हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड न्यू आर्टिकल 21A वाज इंसर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, साथ में जो ऑप्शन है उसका भी क्या करना है, आपको इनके बारे में भी बताना है, ठीक है। तो ये था अपना वीडियो, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।